नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। देश के दो मुख्यमंत्रियों की स्थिति इस समय बड़ी ख़राब है। दोनों अलग अलग पार्टियों के मुख्यमंत्री हैं, दोनों क्षेत्रीय दल के मुख्यमंत्री हैं और दोनों अगल बगल के राज्य हैं। अब दोनों की समस्या ये है कि वो उनके पीछे ऐसी चीज़ें लग गई हैं या लोग लग गए हैं या मुद्दे लग गए हैं जो उनको चैन से बैठने नहीं दे रहे। तो ये दोनों मुख्यमंत्री बौराए घूम रहे हैं। इन दो मुख्यमंत्रियों में सबसे पहले बात करते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की। अब हेमंत सोरेन की स्थिति की आप कल्पना कीजिए। हेमंत सोरेन चुनाव में जीते, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उनकी पार्टी बनी, कांग्रेस और दूसरे छोटे दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई है, सरकार चल रही है। उसके बाद उन्होंने अब जिस मंत्रालय में थे उसी मंत्रालय से माइनिंग का एक कॉन्ट्रैक्ट अपने नाम से उन्होंने लाइसेंस ले लिया। तो अब ये मामला बना ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का। तो कैसे मंत्री रहते हो, मुख्यमंत्री हैं और विभाग भी उन्हीं के पास है और अपने नाम से लाइसेंस ले लिया। जब इस पर हल्ला मचा, ये मुद्दा उठा, तो उन्होंने वो लाइसेंस कैंसिल कर दिया। लेकिन लाइसेंस तो ले चुके थे, सरकारी रिकॉर्ड में वो दर्ज है। ये उसी तरह का मामला है कि कोई गबन करे और गबन पर जब मामला खुल जाए, हल्ला होने लगे, तो वो पैसा जमा कर दे, तो उससे उसका अपराध खत्म नहीं होता है। वही स्थिति हेमंत सोरेन की है। ये मामला शुरू हुआ 11 फरवरी को। पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास की एक चिट्ठी से उन्होंने एक बैठक की और 13 तारीख को उन्होंने प्रदेश के राज्यपाल को चिट्ठी लिखी, इसकी जांच कराई जानी चाहिए और इनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। राज्यपाल ने उस चिट्ठी पर राज्य के मुख्य सचिव से जवाब मांगा कि सारे डॉक्यूमेंट्स दीजिए, और ये सब होने के बाद राज्यपाल ने भेज दिया चुनाव आयोग के पास कि ये मुद्दा है, अब इस पर आप फैसला कीजिए कि इसमें सदस्यता पीपुल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट में जाती है या नहीं, या क्या एक्शन होना चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन ने विचार विमर्श किया, सारे डॉक्यूमेंट्स देखे। उसके बाद जितने संबंधित पक्ष के लोग थे सबको बारी बारी से बुलाकर उनका पक्ष सुना। उसके बाद एक फ़ैसला किया और फैसला करके गवर्नर को भेज दिया। कब भेजा? 26 अगस्त 2022। मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सुना कि इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास जाए और वो 24 से 48 घंटे में वो सार्वजनिक ना हो, उस पर एक्शन ना हो। लेकिन 1.5 महीने से ऊपर हो गया है, उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा। उसके बारे में कोई कुछ बोल नहीं रहा, न सरकार बोल रही है, न राज्यपाल बोल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के पास गए हेमंत सोरेन, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि भाई हमने तो जो कहना था वो राज्यपाल को लिख के भेज दिया है, आप वहाँ संपर्क कीजिए। राज्यपाल को चिट्ठी लिखी, कोई जवाब नहीं आया। राज्यपाल से मिलने गए, आश्वासन मिला, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब हेमंत सोरेन ने आरटीआई के तहत जो है जानने की कोशिश की है कि आखिर इलेक्शन कमीशन की रिकमेंडेशन है क्या। अब इलेक्शन कमीशन की रिकमेंडेशन 2 तरह की हो सकती है। एक, 6 महीने के लिए उनकी सदस्यता चली जाएगी, उनको इस्तीफा देना पड़ेगा और 6 महीने बाद फिर से चुनाव लड़कर लौट सकते हैं। और ये इसी तरह का मामला है हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन पर। उनकी भी सदस्यता के बारे में इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है, उसके बारे में भी किसी को पता नहीं है। तो गवर्नर उस रिपोर्ट पर क्यों बैठे हुए हैं? अब आरटीआई के तहत हेमंत सोरेन जो है वो जानकारी लेना चाहते हैं, लेकिन मिलेगी नहीं, क्योंकि आरटीआई के तहत इस तरह की जानकारी दी नहीं जा सकती। लेकिन वो एक मुद्दा बना रहे हैं कि भाई एक फ़ैसला हुआ है, उसके बारे में हमको बताया नहीं जा रहा। जो फ़ैसला मेरे ही बारे में है, तो मेरे बारे में जो फ़ैसला है वो मुझे तो बताया जाना चाहिए, लेकिन उनको बताया नहीं जा रहा है। अब उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि करें क्या। उनकी सरकार वो फ़ैसला सार्वजनिक होते ही जा सकती है। अब मैं 2 बार इस मामले में तारीख बता चुका हूँ, इसलिए तीसरी बार ऐसी गलती नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने तो तारीख ये सोचकर बताई थी कि ये लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि राज्यपाल के पास मामला गया, राज्यपाल ने इलेक्शन कमीशन को भेजा, इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन भेज दी। अब उसके बाद एक्शन ही बाकी था, जो कि हो जाना चाहिए था 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह का युग है। यहाँ आप लॉजिकल ढंग से कोई बात सोच नहीं सकते, कोई फैसला कर नहीं सकते, किसी नतीजे पर पहुँच नहीं सकते। तो इसलिए जो है ये इस मुद्दे का हल कब निकलेगा किसी को नहीं मालूम, लेकिन हेमंत सोरेन बौराए हुए घूम रहे हैं।
उनको समझ में नहीं आ रहा है कि जानकारी लें कहाँ से। अब उनके सामने समस्या ये हो गई है, उनको पता है देर होने का क्या मतलब है। देर होने से बाकी जो मामले हैं भ्रष्टाचार के, उनके आसपास के अफसरों के, उनके आसपास के नेताओं के, उनके खिलाफ ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का शिकंजा कस रहा है। तो उनकी स्थिति धीरे धीरे वही होती जा रही है जो उद्धव ठाकरे की हुई। उद्धव ठाकरे के खिलाफ जांच नहीं चल रही थी कोई। और जो तुलना कर रहा हूँ मैं, वो राजनीतिक उनकी स्थिति की, कि उद्धव ठाकरे के सामने पहले समस्या थी सरकार बचाने की, सरकार बचा नहीं पाए, उसके बाद उनके सामने विकट समस्या आ गई पार्टी बचाने की। अब हेमंत सोरेन के सामने भी यही समस्या है। उनको लग रहा है कि सरकार तो चली जाएगी, सरकार बचाना हमारे लिए बहुत कठिन होगा, लेकिन पार्टी बचेगी कि नहीं इसकी चिंता उनको खाए जा रही है। तो अगर मालूम हो जाए तो पहले से उस तरह से वो अपनी स्ट्रेटजी बनाएं, उस तरह से कदम उठाएं, उस तरह से पार्टी को बचाने की कोशिश करें। लेकिन जानकारी न होने के कारण, स्पष्ट जानकारी न होने के कारण, उनको मालूम है कि उनकी सदस्यता जानी है, अब 6 महीने के लिए जाएगी कि 6 साल के लिए जाएगी ये पता नहीं है। अगर वो चुनाव लड़ ही नहीं सकते तब परिस्थिति दूसरी होगी। जैसे माना जा रहा था कि अगर उनको इस्तीफा देना पड़ा, उनके पिताजी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन उनके पिताजी के खिलाफ जो केस है वो तो इतना वाटर टाइट है कि उनका जेल जाना तय ही है। जब घोषणा हो जाए, चार्जशीट हो चुकी है, उसमें एविडेंस कलेक्ट किए जा चुके हैं, अदालत में सबमिट किए जा चुके हैं। तो कुल मिलाकर मामला हेमंत सोरेन को ये एक सूचना नहीं मिलने से पगलाए हुए घूम रहे हैं। और बीजेपी आराम से बैठी है। बीजेपी इसलिए आराम से बैठी कि वो इंतज़ार कर रही है। जैसे देखा है आपने मछली मारने वालों को तालाब के किनारे, नदी के किनारे, वो कटिया डालकर बैठे रहते हैं, घंटों बैठे रहते हैं। कब मछली फंसेगी ये पता नहीं होता है, तो उसका इंतज़ार करते हैं कि कब मछली चारा खाएगी और कब फंसेगी। भारतीय जनता पार्टी वही कर रही है कि कब कांग्रेस और जेएमएम के विधायक चारा खाएंगे और फंसेंगे। जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन सरकार गिर जाएगी। मुझे तारीख नहीं मालूम, और तारीख मालूम भी होगी इस बार तो बताऊंगा नहीं, क्योंकि उसके गलत होने की पूरी संभावना रहेगी। तो इसलिए हेमंत सोरेन की स्थिति जो है वो जैसी है वैसी देश के किसी मुख्यमंत्री की आज तक नहीं हुई। अब दूसरे मुख्यमंत्री की बात कर लें, आप समझ ही गए होंगे, मैंने कहा था पड़ोसी राज्य, वो है नीतीश कुमार। अभी नया पाला बदल कर गए हैं आरजेडी के साथ। आज सिताब दियारा से, जेपी की जन्मभूमि से उनको ललकारा अमित शाह ने, कहा कि जो लोग जेपी का नाम लेकर राजनीति करते हैं और उनके सिद्धांतों को छोड़ दिया है, इतना ज़ोर से नारा लगाइए कि उनके दिल की धड़कन बढ़ जाए, कपकपी छूट जाए। उन्होंने जो नीतीश कुमार पर हमला किया उसकी बात आज नहीं कर रहा हूँ। आज मैं बात कर रहा हूँ कि जो प्रशांत किशोर कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने ऐसा कर दिया है जैसे नीतीश कुमार की पूंछ में आग लग गई। वो बौराए घूम रहे हैं। हर दूसरे तीसरे दिन उस पूंछ में, उस आग लगी पूंछ में प्रशांत किशोर थोड़ा सा घी डाल देते। अब वो लगातार हमलावर हैं। और नीतीश कुमार अगर पहले वाले नीतीश कुमार होते तो उसका जवाब शायद न देते। लेकिन प्रशांत किशोर की ये बात तो सही है कि उम्र का असर दिख रहा है। तो हो ये रहा कि प्रशांत किशोर बोलते हैं और नीतीश कुमार जवाब देते हैं, उसके बाद पलटवार करते हैं प्रशांत किशोर। नीतीश कुमार ने कह दिया कि ये तो बीजेपी का काम कर रहे हैं, ये सब जो कर रहे हैं यात्रा वगैरह, और जिस तरह से हमलावर हैं आरजेडी पर और जेडीयू पर, वो बीजेपी का काम कर रहे हैं। और उसके साथ उन्होंने कहा कि ये 4-5 साल पहले मुझसे कह रहे थे कि अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में कर दीजिए। तो प्रशांत किशोर ने सवाल पूछा कि भाई अगर आप पर उम्र का असर नहीं आ गया है, आप ठीक से सोच समझ सकते हैं, तो ये बताइए दोनों बातें एक साथ कैसे मैं कर सकता हूँ कि कांग्रेस को भी मजबूत करने की बात कर रहा हूँ और बीजेपी की भी मदद कर रहा हूँ। तो ये दोनों एक साथ तो नहीं हो सकता है। लेकिन नीतीश कुमार का इन सब बातों के जवाब में एक ही बात होती है उनका कि वे बेमतलब का बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं। तो अब बोलते हैं प्रशांत किशोर, तो जवाब तो आप देते हैं जब उनको मौका मिलता है उस पर हमला करने का। नीतीश कुमार की स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है, इसलिए लालू प्रसाद यादव के परिवार के खिलाफ जांच एजेंसियों का घेरा कसता जा रहा है। तो परिवार का कौन कौन सदस्य जेल जाएगा ये अभी आने वाले कुछ दिनों में तय हो जाएगा। और उसमें जो नाम सबसे ऊपर होगा वो है बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का। उनकी मां का भी नाम होगा, उनकी 2 बहनों का नाम होगा। लालू प्रसाद चूँकि मंत्री थे, रेल मंत्री थे जब ये घोटाला हुआ, तो उनका नाम तो है ही।
तो सवाल ये है कि जब ये एक्शन हो जाएगा, इन लोगों का जेल जाना शुरू होगा, तब नीतीश कुमार की स्थिति क्या होगी? क्योंकि नीतीश कुमार की ही मांग पर जो है ये जांच तेज की गई थी। तो ये आरजेडी के लोगों को पता है कि ये नीतीश कुमार का किया धरा है। तो नीतीश कुमार दोनों तरफ से खेल रहे थे, अब दोनों तरफ से फंसने वाले हैं। बीजेपी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बहुत जल्दी ही चिराग पासवान और उनके चाचा का समझौता हो सकता है और दोनों बीजेपी के साथ हो सकते हैं। चाचा तो पहले से ही है, चिराग पासवान भी आ सकते हैं बीजेपी के साथ। हमला और तेज़ होने वाला है। तो आज जेपी की जन्म जयंती है, सिताब दियारा में कार्यक्रम था, उनकी मूर्ति का अनावरण था। ये मूर्ति बनाने और स्थापित करने इस कार्यक्रम का फैसला केंद्रीय मंत्रिमंडल ने काफ़ी पहले लिया था। उसके अनुसार इस मूर्ति का अनावरण हुआ, उसका कार्यक्रम हुआ। और नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमने 2-3 दिन पहले उन्होंने कहा था कि मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से अपील की है कि वो जो है सिताब दियारा के बारे में कुछ करें। तो आज वो कह रहे थे कि मैंने तो कहा था तो इसलिए हो रहा है। सवाल यह है कि इतना पहले जो फैसला हुआ, इस कार्यक्रम की घोषणा के बाद आप बोले हैं ये बात। और नीतीश कुमार कहाँ गए हैं? बिहार में नहीं है। बिहार ऐसे हर क्रूशियल मौके पर वो बिहार छोड़कर भाग जाते हैं। तो वो नागालैंड गए। उन्होंने कहा कि नागालैंड इसलिए आया हूँ कि यहाँ 3 साल जेपी रहे थे। तो भैया आपको कब याद आया कि जेपी नागालैंड में 3 साल रहे थे? इससे पहले इतने सालों में आपको 17 साल मुख्यमंत्री रहे, कभी याद नहीं आया? उससे पहले से आपकी पार्टी है, तब याद नहीं आया? तो नागालैंड में जेपी रहे थे, इसकी याद आई। जेपी पैदा हुए, उनकी कर्मभूमि, जन्मभूमि सब बिहार है। उनके जन्मदिन के दिन बिहार छोड़कर आप जा रहे हैं, तो क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? तो बात तो बड़ी स्पष्ट है। आपको याद होगा 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले भी गांधी मैदान में जब नरेंद्र मोदी की सभा हुई थी, उस समय मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उस समय बम धमाके हुए थे। तब भी नरेंद्र मोदी पटना में नहीं थे, पटना से बाहर थे। तो ये वो मौका तलाशते रहते हैं। वो उस रास्ते पर चल रहे हैं जिस पर केसीआर चल रहे हैं कि जब कोई दिल्ली से बड़ा नेता आए, और अब अगली बार आप देखेंगे हो सकता है कि प्रधानमंत्री बिहार पहुंचे और नीतीश कुमार कहीं बाहर चले जाएं। नीतीश कुमार जिस रास्ते पर चल रहे हैं उस रास्ते की कोई मंजिल नहीं है। ये बात हमको आपको समझ लेनी चाहिए। तो हेमंत सोरेन और नीतीश कुमार दोनों एक ही नाव में सवार हैं। कारण अलग अलग हैं, परिस्थितियां अलग अलग हैं, लेकिन दोनों को समझ में नहीं आ रहा है। हेमंत सोरेन को समझ में नहीं आ रहा है कि इस गुत्थी का हल कैसे सुलझाया जाए। नीतीश कुमार को समझ में नहीं आ रहा है कि बीजेपी तो हमलावर है ही, ये प्रशांत किशोर का क्या करें। इनसे दोस्ती बनाने की कोशिश करते हैं तब भी बात नहीं बनती, दुश्मनी की कोशिश करते हैं तो और बुरा होता है। तो कुल मिलाकर परिस्थिति है कि दोनों मुख्यमंत्री बौराए घूम रहे हैं, उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है इस परिस्थिति से, इस समस्या से छुटकारा पाने का। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।